नमस्कार, मैं प्रोफेसर सुधीर मेहरोत्रा, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, लखनऊ विश्वविद्यालय। बायोकेमिस्ट्री जीव रसायन विज्ञान विभाग। सबसे मैं पहले अपना सूक्ष्म परिचय आप सभी लोगों के साथ दे दूं, तत्पश्चात जो विषय जो मुझे दिया गया है उस पर मैं अपना मंतव्य व्यक्त करूंगा। मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएससी किया केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी से 1983 से 85 के बीच में। 1987 में मैंने एमएससी बायोकेमिस्ट्री लखनऊ यूनिवर्सिटी के बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से पास आउट किया। इसके पश्चात आईटीआरसी इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, जो अभी आईआईटीआर के नाम से जाना जाता है, वहाँ से मैंने अपनी पीएचडी डिग्री उपाधि हासिल की। तत्पश्चात मेरा अपॉइंटमेंट एज अ लेक्चरर जनवरी 1994 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, जो कि अब अयोध्या हो गया है, वहाँ एक नया बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट खुला था, वहाँ पर हो गया। वहीं मैं रीडर बना और 4 नवंबर 2006 को मैं पुनः अपने विश्वविद्यालय आ गया। बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में मेरा अपॉइंटमेंट एज अ रीडर हो गया। 2006 में ही मैं एसोसिएट प्रोफेसर बना। 2009 में मैं इस विभाग में प्रोफेसर बना और 2019 में मुझे इसी विभाग के विभागाध्यक्ष 23 मार्च 2019 को इसी विभाग के विभागाध्यक्ष होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे विभाग में 2 कोर्सेज चलते हैं, एक एमएससी बायोकेमिस्ट्री का रेगुलर कोर्स जो 1963 से चल रहा है और एक एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स जो 2002 से चल रहा है। उसका मुझे कोऑर्डिनेटर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी लोग जानते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने 20 नवंबर 2020 को 25 नवंबर 2020 को 100 साल पूरे किए, तो ये गौरवमय क्षण है। तो अपने इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद में मैं बायोफ्यूल्स यानी जैविक ईंधन, वह टॉपिक जिसके के लिए मुझे आज स्पीच देनी है, उसके विषय में अपना मंतव्य व्यक्त करना शुरू करता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोगों का आधुनिक जीवन में व्हीकल्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। कार्स हैं, स्कूटर हैं, जो भी व्हीकल्स हैं वो फॉसिल फ्यूल से ड्रिवन होते हैं। फॉसिल फ्यूल अर्थात जीवाश्म से बनने वाले ईंधन, पेट्रोल और डीजल। तो जितने भी स्कूटर, जितने भी कार हमारे घरों में पाए जाते हैं, हम सब लोग ड्राइव करते हैं, वो पेट्रोल और डीजल ईंधन से बनते हैं। इनको अंग्रेजी में फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। कारण यह है कि पेट्रोल और डीजल आज से लाखों करोड़ों साल पहले जो प्लांट्स थे, जो एनिमल्स थे, जो वृक्ष थे और जो जीव जंतु थे, जब उनकी मृत्यु हो गई और वो रॉक्स के संपर्क में, चट्टानों के संपर्क में आए, तो अत्यधिक उच्च तापमान पे और अत्यधिक उच्च दबाव पे, दैट मीन्स वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर पर उनका फॉसिलाइजेशन हुआ और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो लिक्विड फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए और वो हमको आज पेट्रोल और डीजल के रूप में मिलते हैं, जिसको कि हम पेट्रोल पंप में अपनी गाड़ियों में भरवाते हैं और उसके बाद वो हमारी गाड़ी उन हाइड्रोकार्बन के कंबशन से उसको एनर्जी मिलती है, जिससे कि वो गाड़ी आगे चलती है। तो जैसा कि मैंने अपनी वार्ता में शुरू में बताया कि पेट्रोल और डीजल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे। आज हम जिधर भी अपनी निगाह दौड़ाते हैं तो हमको हर तरफ कार और स्कूटर ही सड़कों पर चलते हुए दिखाई देते हैं। इनको चलाने वाली जो ऊर्जा है वो पेट्रोल और डीजल से हमको प्राप्त होती है। पेट्रोल और डीजल बनने में लाखों करोड़ों साल लगे हैं। जिस तरह से भारतवर्ष में, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में एवं पूरे विश्व में गाड़ियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, वह दिन दूर नहीं जब आने वाले 100-200 साल में जब हम और आप जीवित नहीं होंगे तो पेट्रोल और डीजल का भंडार पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। ऐसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम इसके वैकल्पिक उपायों पर जोर दें और उस पर रिसर्च करें, उस पर अनुसंधान करें। तो जो जैविक ईंधन है, जिसे बायोफ्यूल कहते हैं, 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है और इतिहास ये कहता है कि 1893 में एक सर रुडोल्फ डीजल थे, जर्मनी के रहने वाले थे। उन्होंने पहली बार मैकेनिकल इंजन को पीनट ऑयल यानी वेजिटेबल ऑयल से चला के दिखाया
उसी दिन की याद में उसके अगले दिन अर्थात 10 अगस्त को हम लोग वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाते हैं। बायोफ्यूल के बारे में जन जागरण को जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है कि अभी आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद या 500 साल बाद पूरे विश्व का जो पेट्रोल और डीजल का भंडार है, जिस रेट से हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और है जो कि मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि विश्व में ऐसे कुछ ही देश हैं जिनमें कि पेट्रोल और डीजल का अकूत भंडार पाया जाता है, जिसमें गल्फ कंट्रीज़ हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, कुवैत है, ईरान है, इराक है। लेकिन विश्व के ज़्यादातर देशों में इसका ये पेट्रोल और डीजल का उत्पादन नहीं होता। वो देश इन देशों से, खाड़ी के देशों से पेट्रोल और डीजल का इंपोर्ट करते हैं। इसमें बहुत ही कीमती विदेशी मुद्रा अर्थात फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट करना होता है, जिससे कि विदेशी मुद्रा का तेज़ी में क्षय होता है। क्रूड ऑयल भी शेयर मार्केट की तरह से पूरी दुनिया में इसके भी रेट्स में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो जैसे जैसे क्रूड मार्केट का रेट बढ़ता चला जाता है, वैसे क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे जो तेल कंपनियां हैं वो तेल के दामों में बढ़ोतरी करने के लिए बाध्य होती हैं। इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में सब जगह पर फलों एवं सब्जियों तथा अन्य खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं होता। हमारे देश के एक कोने से दूसरे कोने से ट्रकों के माध्यम से ये चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। ये ट्रक डीजल से चलती हैं या पेट्रोल से चलती हैं। जैसे ही पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी होती है या मामूली बढ़ोतरी होती है, वैसे ही इनकी माल ढुलाई में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है और अल्टीमेटली जो कंज्यूमर होता है, जो पब्लिक होती है, उसकी जेब पर इसका महंगाई का असर पड़ता है, इन्फ्लेशन होता है। हर घर में किचन का जो बजट है वो बिगड़ जाता है। जो अमीर लोग हैं उनके तो सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जो गरीब लोग हैं उन पे बहुत असर पड़ता है। तो ये जो जैव ईंधन है जिसे हम बायोडीजल कहते हैं, अब इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मिनिस्ट्री है, एक मंत्रालय है जिसे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मिनिस्ट्री कहा जाता है। ये ऐसे रिन्यूएबल सोर्सेज पे ध्यान देता है जो वैकल्पिक ईंधन है, और वैकल्पिक ईंधन ही बायोफ्यूल्स होते हैं। तो बायोफ्यूल में सबसे पहले मैं इथेनॉल का जिक्र करना चाहूँगा। इथेनॉल जो होता है वो शुगर केन, जो गन्ना होता है, उसकी शर्करा अर्थात मोलेसिस से बनाया जाता है। गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी किया है, कोशिश कर रही है सरकार जो है कि वो 5% से लेकर 20% तक इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाए। यहाँ पर मैं आपका ध्यान इस बात के लिए भी आकृष्ट करना चाहूँगा कि आज से 22 साल पहले अर्थात सन 2000 तक पेट्रोल में लेड मिलाया जाता था। एक कंपाउंड होता था टेट्रा इथाइल लेड, जो कि एंटी नॉकिंग कंपाउंड के रूप में पेट्रोल में मिलाया जाता था। नॉकिंग की एक प्रॉपर्टी के कारण पेट्रोल का जो क्वालिटी है वो कमज़ोर हो जाती थी, कम हो जाती थी। लेकिन लेड के प्रेजेंट होने के कारण इससे वायु प्रदूषण फैलता था, और फिर बहुत सारे कंसर्टेड एफर्ट, जिसमें डॉक्टर थुपुल वेंकटेश, जिन्हें लेड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उनके कंसर्टेड एफर्ट से ये टेट्रा इथाइल लेड का मिलाना पेट्रोल में बंद हो गया, और जितना भी पेट्रोल हमारे पेट्रोल पंप में मिलता है वो अनलेडेड पेट्रोल होता है। वहाँ लिखा भी होता है और इसमें कहा जाता है कि गैर शीशा युक्त पेट्रोल। यहाँ पर मैं एक बात आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो पेट्रोल और डीजल हम अपने वाहनों में उपयोग करते हैं, तो वाहनों से जो काला धुआं निकलता है उसमें बहुत सारी पॉइजनस और टॉक्सिक गैसेस पाई जाती हैं। कुछ गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर और रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये सभी वायु प्रदूषण इनके कारण होता है। दुनिया में पाया जाने वाला वायु प्रदूषण का 65% जो है वो वायु प्रदूषण ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट अर्थात वाहनों से निकलने वाले काले धुएं के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, जो ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग करती है। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि विश्व का तापमान सभी जगह बहुत बुरी तरह से बढ़ रहा है, और इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारी बीमारियों का प्रादुर्भाव हो रहा है।
अभी कोविड-19 पैंडेमिक जैसी खतरनाक पैंडेमिक हमारे विश्व महामारी हमारे ने पूरे विश्व को और भारतवर्ष को विशेष रूप से विषाणु के कारण उत्पन्न हुई बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत सारी मौतें हुई हैं। ऐसे ही कई विषाणुओं की संख्या जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बढ़ जाती है, साथ ही साथ समुद्र तल का बढ़ जाता है, तो जो समुद्र तल पर पाए के करीब रहने वाले शहर हैं उनके डूबने का खतरा हो जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं और एक बहुत बड़ी ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है, एक जहरीली गैस है। ये हमारे रक्त में पाए जाने वाले लाल रक्त कणिकाओं में जो हीमोग्लोबिन होता है उससे कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। हीमोग्लोबिन की एफिनिटी का कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन के मुकाबले 250 गुना ज़्यादा होती है। यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लें और हमारे रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन एक निश्चित मात्रा से ऊपर हो जाए तो हमारी मृत्यु हो सकती है। तो पेट्रोल और डीजल के बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, लेकिन आजकल के आधुनिक जीवन में हम लोग और जो आपका हवाई जहाज़ होता है उसमें वाइट पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आधुनिक जीवन में हम पेट्रोल और डीजल के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो अब मैं जीव रसायन जैविक ईंधन के बारे में आपको बताऊंगा कि इथेनॉल जो होता है, जिसे इसका केमिकल फार्मूला C2H5OH है, वो इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है और सरकार ने कहा है कि 5% से लेकर 20% तक इथेनॉल को मिलाया जाए। तो बायोफ्यूल वो है जो कि बायोटिक मास से होता है, जो जैविक चीज़ से होता है, वो एनिमल से होता है या प्लांट से होता है, जीव जंतु से होता है या आपके पेड़ों से होता है। लेकिन जैसा कि मैंने इसमें अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि हमारी कंट्री में कम से कम जो इथेनॉल के उत्पादन की आवश्यकता है वो 500 करोड़ लीटर है, लेकिन आज की तारीख में इसका लगभग आधा 265 करोड़ लीटर इथेनॉल ही हमारे देश में प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए सरकार की ये मंशा कि सारा पेट्रोल जो बाज़ार में मिले उसमें 5 से 20% इथेनॉल मिलाया जाए ब्लेंडिंग के तौर पर, ये अभी कार्यान्वित होती हुई नज़र नहीं आ रही है। इथेनॉल के अलावा मिथेनॉल CH3OH ब्यूटेनॉल का प्रयोग भी बायोफ्यूल के आधार पर किया जाता है। बायोफ्यूल की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि ये इको फ्रेंडली फ्यूल है और इस इको फ्रेंडली फ्यूल की सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वायु प्रदूषण और ये आपके व्हीकल से होने वाले वायु प्रदूषण पे लगाम लगती है। कार्बन का एमिशन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन कम होता है, सल्फर ऑक्साइड्स का एमिशन कम होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का एमिशन कम होता है, इसके दुष्प्रभाव कम होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर जिसे PM2.5 या PM10 कहते हैं उसका भी कंसंट्रेशन कम हो जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि वायु प्रदूषण मनुष्य में मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण है, प्री मैच्योर डेथ। आज जो हमारा जीवन बढ़ा है उसका कारण वैक्सीन है। कोविड-19 की वैक्सीन्स और बूस्टर डोज हम सभी लोगों को लगाई गई है। 200 करोड़ से ऊपर वैक्सीन्स मोदी सरकार ने सब लोगों को लगाई, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। परंतु जैसे जैसे आयु बढ़ रही है, एंटीबायोटिक्स की खोज हुई है, वैक्सीन आ रही है, वैसे वैसे वायु प्रदूषण के कारण प्री मैच्योर डेथ्स भी हो रही हैं। एक अनुमान रिसेंटली एक अध्ययन किया गया जिससे पता चला कि 5 से 10 साल पहले लोगों की मृत्यु हो रही है। जिस आदमी को 70 साल तक जीवित रहना था उसकी मृत्यु 60 साल से हो रही है वायु प्रदूषण के वजह से। तो वायु प्रदूषण को कम करना हम सभी लोगों का नैतिक दायित्व है और इसमें जो जैव ईंधन है, जो बायोडीजल है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, निभाएंगे। जेट्रोफा भी एक प्लांट है जिससे कि बायोडीजल की प्राप्ति होती है, लेकिन तो इसमें भी इस क्षेत्र में भी आशातीत सफलता अभी भारत सरकार को और विश्व भर में नहीं मिली है। सरकार ने गोबर गैस प्लांट्स लगाए हैं जिसे बायोगैस कहते हैं, जो मीथेन होता है, उसको भी एज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और उसको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी उसका भी प्रयोग किया जा रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग जो है वो जागरूक हों। इस विषय में मैं हेल्प यू फाउंडेशन का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये मौका दिया कि इतने समाचीन विषय पे, इतने कंटेम्प्रेरी इशू पे, बायोडीजल पे मैं अपने विचार रख सकूं और इस समय सारी पब्लिक को, जितने भी, चाहे वो गांव में रहने वाली पब्लिक हो चाहे शहरों में रहने वाली पब्लिक हो, ये जानना और ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि वह दिन दूर नहीं है कि आज से 400-500 साल बाद जब हम जीवित नहीं होंगे लेकिन पेट्रोल और डीजल का जो अकूत भंडार हमारे विश्व में है वो समाप्त हो जाएगा। तो आने वाली नस्लें हमको कभी क्षमा नहीं करेंगी, हमको कभी माफ़ नहीं करेंगी।
जैसे जैसे हमारे समाज में पैसा आता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे घर में गाड़ियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। पहले लोग साइकिल से चलते थे, स्कूटर से चलते थे, आज एक एक घर में 4-4 कारें हैं और ये सब कारें पेट्रोल और डीजल से चल रही हैं और इनसे निकलने वाला काला धुआं पूरे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। आज हमारी हवा जहरीली हो गई है और वो इंस्टीट्यूट जहां मैंने पीएचडी किया, जिसका नाम है IITR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, लखनऊ में रहकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और बता रहा है कि हवा में पाए जाने वाले कण बहुत ही भीषण संख्या में बढ़ रहे हैं। हवा में जहरीली गैसों का कंसंट्रेशन और सांद्रण बहुत तेज़ी में बढ़ रहा है। इससे रेस्पिरेटरी श्वसन संबंधी बीमारियां हो रही हैं, एस्थमा हो रहा है, ब्रोंकाइटिस हो रही है। 2-2, 3-3 साल के बच्चे को एस्थमा हो रहा है और एस्थमा का सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण है और इन्हेलर लोगों को लेने पड़ रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है। तो हेल्प यू फाउंडेशन और चैरिटेबल ट्रस्ट, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न विषय विशेषज्ञों को यह मौका दिया कि वो अपने एक्सपर्टीज़ के आधार पर समाज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे अपनी राय रख सकें, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और भविष्य में भी यदि मुझे कभी ऐसी किसी बात पर कहने का मौका मिला तो मैं अवश्य अपने विचार रखूंगा। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आपने जो मेरी बातें कही उनको ध्यान रखें और अगर कोई साइंटिस्ट है तो वो बायोडीज़ल और बायोपेट्रोल और बायो ईंधन और जो आपका बायोफ्यूल है उसमें अगर फ्यूचर में मेरा पूरा विश्वास है कि भारतवर्ष में जो वैज्ञानिक इस क्षेत्र में अनुसंधान में लगे हुए हैं और विश्व में जो अनुसंधान में लगे हुए हैं उनको आशातीत सफलता मिलेगी और हम लोग भविष्य में बायोफ्यूल के इस्तेमाल को आशातीत लेवल पर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।